अब बात करते हैं सूर्य तप के बारे में। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप आइसोलेशन कहा जाता है। यह ऊर्जा लघु तरंगदैर्ध्य शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य की बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा फोटोन के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना मुख्यतः विकिरण, संचालन एवं संवहन पर निर्भर करता है। आइसोप्लेथ किसी मानचित्र पर अंकित वह काल्पनिक रेखा जो एक समान अभिक्रिया को दर्शाने वाले बिंदुओं को जोड़ती है। आइसोहेलाइन समान लवणता के स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। आइसोबार समान वायुदाब के स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबार कहलाती है। आइसोथर्म समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। आइसोबाथ समान सागरीय गहराई के स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ कहलाती है। आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। अब बात करते हैं तापमान के बारे में। धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रचलित पवनें, भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्री धाराएं एवं समुद्र तट से दूरी, भूडाल एवं समुद्र तल से ऊंचाई, मेघ तथा वर्षा आदि प्रमुख है। वायुमंडल गर्म और ठंडा निम्न क्रियाओं से होता है: विकिरण, संचालन, अभिवहन, संवहन। विकिरण को कहा जाता है रेडिएशन, संचालन को कंडक्शन, अभिवहन को एडवेक्शन और संवहन को कन्वेक्शन। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। गर्म धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी संवहन द्वारा गर्म हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है, अतः दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ बहुत कम लगते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, अतः उसमें मोड़ अधिक हैं। समताप रेखाओं के बीच की दूरी ताप प्रवणता को दर्शाती है। अधिक दूरी कम ताप प्रवणता और कम दूरी अधिक ताप प्रवणता। अब बात करते हैं तापमान का क्षैतिज वितरण के बारे में। समताप रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है: दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। अब बात करते हैं तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्रमशः घटता है। तापमान घटने की यह दर क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर डिग्री सेंटीग्रेड अथवा प्रति 1000 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे सामान्य पतन दर कहते हैं। जब कोई वस्तु न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे ऊष्मा ले, किंतु इसके बावजूद उसका ताप बदल जाए, तो ऐसे परिवर्तन को रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहा जाता है। यह रुद्धोष्म परिवर्तन शुष्क तथा आर्द्र दोनों रूपों में हो सकता है। यह परिवर्तन वायुपुंज के सिकुड़ने एवं फैलने से होता है। शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में। सूर्य ताप तथा पार्थिव विकिरण के संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ही ऊष्मा बजट कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण की मात्रा को यदि हम 100 इकाई मान लें, तो इसमें से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। शेष 65 इकाइयां भी पार्थिव विकिरण, संवहन, संघनन की गुप्त ऊष्मा और अवशोषण द्वारा अंतरिक्ष में लौटा दी जाती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन। सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, किंतु जब तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण का यह क्रम उल्टा हो जाता है तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन कहते हैं। यह प्रतिलोमन ध्रुवीय प्रदेशों, हिमाच्छादित भागों तथा घाटियों में अधिक होता है। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। पृथ्वी की निश्चित इकाई या फिर क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव को वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है।
वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार या पास्कल है। समुद्र तल पर औसतन वायु दाब 1013.25 मिलीबार है। धरातल की तुलना में समुद्र तल पर वायु दाब अधिक तथा पर्वतों पर कम होता है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता और 2 बार घटता है। बैरोमीटर की रीडिंग में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत देता है। बैरोमीटर की रीडिंग का पहले गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का संकेत देता है। बैरोमीटर की रीडिंग का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात और साफ मौसम का संकेत देता है। अब बात करते हैं दोस्तों पवनों के बारे में। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु को पवन कहा जाता है। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलती हैं। पवन की गति व दिशा कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे दाब प्रवणता, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रण त्वरण व भूतलीय गतिरोध आदि। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है। इसका पवन की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोरियोलिस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेपण को फेरेल ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पवनों के वर्गीकरण के बारे में। पवनों को प्राय स्थायी और अस्थायी पवनों में बांटा गया है। अब बात करते हैं भूमंडलीय या स्थायी पवनों के बारे में। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को स्थायी पवनें कहा जाता है। स्थायी पवनें निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 व्यापारिक पवनें, नंबर 2 पछुआ पवनें और नंबर 3 ध्रुवीय पवनें। अब बात करते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में। व्यापारिक पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तरी पश्चिम होती है। विषुवत रेखा के नजदीक दोनों व्यापारिक पवनें आपस में टकराती हैं और संवहन धाराएं ऊपर उठती हैं, जिससे कपासी वर्षीले मेघ से मूसलाधार वर्षा होती है। अब बात करते हैं पछुआ पवनों के बारे में। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी पवनों को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। इनका सर्वोत्तम विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य हुआ है, जिसे स्थानीय नाम 40 डिग्री के पास गरजता चालीसा, 50 डिग्री के पास प्रचंड पचासा एवं 60 डिग्री के पास चीखता साटा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ध्रुवीय पवनों के बारे में। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रभावित होने वाली पवनों को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। पछुआ पवनों से टकराने के बाद व्यापक चक्रवाती वर्षा होती है। अब बात करते हैं अस्थायी पवनों के बारे में। इन्हें सामयिक पवन भी कहा जाता है। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशाएं बदल जाती हैं उन्हें सामयिक या अस्थायी पवन कहा जाता है, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर और समुद्री समीर आदि। मानसूनी पवनें मानसून की उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के निकट होती है। मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं का रुख का बदलना। मानसून का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया में विशेष रूप से देखने को मिलता है। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी मानसून पवनें चलती हैं, परंतु एशियाई मानसून की तरह प्रभाव नहीं डालती। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, अर्थात उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। शीतकालीन मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। कोरियोलिस बल, इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं प्रवणता की दिशा से दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरल का नियम, पवन प्रवाह वाली दिशा में मुख करके खड़े होने से हवाएं शरीर से टकराकर उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। बॉयज बेल्ट नियम, जिस दिशा में वायु चल रही है यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होगा। तापमान में विषमता होने के कारण दिन में समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती हैं, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। रात्रि में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिसे स्थल समीर कहते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। भूतल के गर्म व ठंडे होने से भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रभावित होती हैं। स्थानीय हवाओं का संबंध क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहता है। प्रमुख स्थानीय हवाएं निम्नलिखित हैं। चिनूक या हिमबख्शी,
यह उष्ण एवं शुष्क वायु है। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल पर बहती है। इसकी गर्मी से तापमान एकाएक बढ़ जाता है और तेजी से बर्फ पिघलने लगती है। यह पशुपालकों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। फोन, ये एक गर्म और शुष्क हवा है। उत्तरी आल्प्स, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली इसके मुख्य प्रभाव क्षेत्र हैं। ये अंगूर की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है। मिस्ट्रल, ये ठंडी और शुष्क हवा है। ये फ्रांस, मध्य यूरोप, राइन नदी की घाटी में बहती है। हरमटन, ये गर्म, अति शुष्क, धूली में आंधी हवा है। पश्चिमी अफ्रीका इसके प्रभाव क्षेत्र में है। ये पवनें गिनी तट पर नम उष्मा से लोगों को राहत देती हैं, इसलिए इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। इसी तरह की उष्ण एवं शुष्क हवा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिकफील्डर कही जाती है। सिरोको, ये अत्यधिक शुष्क एवं उष्ण है। सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सीसली तथा दक्षिणी इटली इसके प्रभाव क्षेत्र में है। सिमुम अत्यंत गर्म, शुष्क, तूफानी हवा होती है जिसमें सामने की दृश्यता समाप्त हो जाती है। यह हवाएं ईरान व अरब के रेगिस्तान में चलती हैं। नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कोयम्बैग, जावा, इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है जो तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है। सांता एना, कैलिफोर्निया, फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है। लू, उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को ताप लहरी या लू कहते हैं। यह भारत तथा पाकिस्तान में चलती है। अब बात करते हैं जेट प्रवाह के बारे में। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली संकरे, नालिकाकार तथा विसर्पी पवन को जेट प्रवाह कहा जाता है। यह 7.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों एवं वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होती है। इनका गहन अध्ययन स्वीडिश मौसम वैज्ञानिक कार्ल गुस्टाव रोसबी ने किया, इसीलिए इन्हें रोसबी लहरों के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।